तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अर्थात विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले उनको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर आप लोगों को हर एक वीडियो मिलने वाली है। सभी क्लासेस की जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों क्लासेस भी आप लोगों को लिया जा रहा है ताकि इस बार भी आपका टारगेट पूरा हो सके, इस बार भी आप लोग टॉप कर सके। साथ ही बच्चों, आगे मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा उसमें आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसका आंसर जो है ओमाल शीट पर गोले को काला करके आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर भी जरूर करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का हमेशा जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे, अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण से आपके छोटे छोटे दाढ़ी के बाल भी नाई को बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण वो आसानी से उसे जो है काट देता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही व सटीक आंसर होगा। और दोस्तों इसका जो है इसका सब्जेक्टिव में इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि हजामत करने वाले व्यक्ति, ठीक है, यानी कि दोस्तों नाई जो है अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करें। तो संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है, वो एफ क्या होता है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो होती है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी आर होगा, आर जो होगा वो वक्रता फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये संबंध मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था और इस फॉर्मूले को आप लोगों को कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर क्या होगा, R/2 होगा। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो भौतिक राशि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वेग भी जो है परिवर्तित होता है, तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आवर्ती जो है यह परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस किरण बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए बच्चों, मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए ये जो फिगर है ये किसका है, ये क्या है, ये एक जो है अवतल दर्पण का है। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण का है। और किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को या किसी भी दूरी से हम किसी भी किरण को अवतल दर्पण से गुजारते हैं तो वह क्या करती है, सबसे पहला जो परावर्तन होता है यानी कि ये जो रिटर्न होता है उसका प्रकाश, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य फोकस का जो है होता है उसको हम एफ से सूचित करते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो एफ बिंदु से गुजरेगी, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान देंगे तो उत्तल दर्पण भी क्या होता है, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को की प्रकाश को गुजारा जाता है किसी भी दूरी से। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, किसी भी वस्तु का
किसी भी दूरी से अगर उसका प्रतिबिंब को देखा जाए तो वो उसका जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बराबर आकार का बनाता है। कभी कभी स्थिति में होता है, लेकिन एक समतल दर्पण होता है जो कि कहीं भी आप किसी भी वस्तु को रखें तो उसका यानी कि समान आकार का यानी बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका सही व सटीक आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोनों नियम क्या क्या है आप उसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोनों नियम को आप लोगों को याद रखना है। साथ ही दोस्तों स्नेल का क्या नियम है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्रकाश चैप्टर से लगभग 7 क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फोकस दूरी जो होता है वो r/2 फॉर्मूला के अनुरूप होता है। तो त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या कितना है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला 2, तो यहाँ पे 2 बट्टा करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर किसमें है तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। और बच्चों आपसे भी मुझे जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपकी तैयारी जो है अभी किस प्रकार से चल रही है, कैसे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जो है जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप अपने बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी टॉपर कर सकते हो। इस बार भी आप लोग जो है बोर्ड की परीक्षा में अच्छा अंक ला पाओगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार जो है क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी कंटेंट है सारे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बार भी आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक ला सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको अच्छे से जो है कंसिस्टेंसी बनाकर जो है आपको चैनल पर बने रहना है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सबसे पहले आप समझिए कि लेंस की क्षमता होता क्या है। देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 मीटर की फोकस दूरी पूछा गया है, तो 1 मीटर की फोकस दूरी, तो अब इसको क्या करना है अपोजिट कर देना है, अपोजिट आपको क्या करना है कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, 1/1 होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे। और देखिए लेंस की क्षमता ऐसा मात्रक डायप्टर होता है जिसको हम डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डायप्टर होगा, तो 1 डायप्टर कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी निगेटिव होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट जो है दर्पण में होता है। अगर उत्तल दर्पण पूछा जाए तो उसका जो है फोकस दूरी जो है निगेटिव होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सवाल दिया गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखना है कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है ना जल में जो है न्यूनतम होता है, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है, तो आपको आंसर देना है निर्वात में। याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ही अधिक होता है, और कितनी होती है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव में आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर होगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा जल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का फोकस दूरी होगी। देखिए अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि अब यहाँ पे सवाल ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अब मैं आपको सवाल ये दे रहा हूँ कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है निगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल जो 11 नंबर दिया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर जो है की बोर्ड की परीक्षा में सवाल जो है पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी, तो यहाँ पे क्या होता है फोकस दूरी जो होती है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को ने बताया, अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से बताया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा,
आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या आर निकालना है, तो आर जो होता है 1/f होता है, तो 1/f है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्षमता है होता है ये वाला 4 डायप्टर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बटा लिखेंगे 4। अब इसको हम कर सकते हैं, तो देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं ना, तो सेंटीमीटर में पहले 100 लिखिए या 2500 100, तो या 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए लेंस का जो है क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया ना, तो इसका अपोजिट करना है, व्युत्क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, अब जरा ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे करेंगे 1/50 सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, मीटर में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे मीटर में करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं, 50 दूनी 100 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डायप्टर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। अगर यहाँ पे अवतल कहता तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही व सटीक आंसर होगा। 2 डायप्टर जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का वेग किसमें, देखिए निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सा उष्माक्षेपी होता है, तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। दोस्तों किसी भी पदार्थ को अगर किसी भी पैकेज में हम भर देते हैं तो क्या लंबे समय तक क्या वो सुरक्षित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, जब तक उसमें हम नाइट्रोजन गैस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब तक उस पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस को नहीं भरा जाता है तो किसी भी पदार्थ को हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जिसके कारण से वो लंबे समय तक जो वो सुरक्षित होता है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15 नंबर का चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंक लगना जो है, अब जरा ध्यान दीजिए, जंक लगना संयोजन अभिक्रिया है। अब इसको हम समझते हैं बच्चों ये क्यों है। तो देखिए जंक लगना किसी भी लोहे की वस्तु को, ठीक है, किसी भी लोहे की वस्तु को अगर खुले जगह पर छोड़ दिया जाए, नमी युक्त और आर्द्रता के संपर्क में छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने परत पर जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ा लेती है, जिसको हम लोग जंक कहते हैं। और इस भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को या लगाने की प्रक्रिया को हम लोग जंक लगना कहते हैं। और यह जो है एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है संयोजन होता है। किसका संयोजन होता है, आप लोगों को मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपके पहले बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए 17 नंबर सवाल है, इसको आप लोग जो है VVI करके टिक लगा लीजिए और कॉपी में इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे उपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा ZNO, ठीक है, जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोज है, लेकिन कार्बन के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है, देखिए कार्बन C के साथ जो है इसका अभिक्रिया कराया जाता है, तो Zn+CO के साथ जो है एक, अब देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो अब यहाँ पे उपचयन जो है यानी अभिक्रिया बाहरी कौन सा है, तो ये कार्बन है। तो कार्बन क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग, जो पदार्थ या जो पदार्थ जो है अगर ऑक्सीजन के साथ जो है संयोग करता है, ऑक्सीजन से जो है मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो वह पदार्थ जो है उपचयन कहलाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कार्बन जो है ये उपचयन पदार्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में मैंने सब्जेक्टिव में आप लोगों को बताया है कि रासायनिक समीकरण, अब यहाँ पे सवाल जो दिया गया है रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में तत्व का भार बराबर होना चाहिए, दोनों पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये है भाग लेने वाले अभिकारक हम और
प्रतिफल, दोनों के साथ में आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि दोनों में जो है तत्वों का मान जो है बराबर होनी चाहिए। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। अब देखिए COOH2 प्लस CO2 और देखिए CO3 और H2O। अब ये यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये जो है आपस में अपने तत्वों को बराबर रखा है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये रासायनिक समीकरण संतुलित किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे चित्र को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोगों को रट लेना है कि Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। देखिए कॉपर को अलग किया गया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कॉपर को अलग करना। एक याद रखिएगा Pb, ठीक है, Pb जो है सबसे पहले मेरा ध्यान दीजिए, कॉपर और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, कॉपर और यहाँ पे हाँ क्लोरीन जो है, अब देखिए एक साथ संयोग कर रहा था लेकिन कॉपर को जो है अलग कर दिया है, ठीक है। ये जो है Pb जो है Cl2 के साथ संयोग किया है, और जब Cu जो है अलग हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया को किस प्रकार से पहचाना जाता है, उसकी परिभाषा के अनुरूप मैंने आपको सब्जेक्टिव में बता चुका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो प्याज करता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का प्रयोग करते हैं ना, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर है, हाँ इधर है। तो अब देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना है दोस्तों। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला, ये सभी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। जिप्सम का, चीनी का, नमक का, ये सभी को आप लोगों को इनके जो है तत्वों का नाम और इसके फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सवाल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिया गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं, जो कि जिप्सम को 273 डिग्री केल्विन पर जो है गर्म करने पर पदार्थ को तैयार किया जाता है, पानी के साथ संयोग किया जाता है। तो अब बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ये क्या है, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिप्सम जो है सूखा पाउडर होता है, उसके बाद पानी के साथ उसे संयोग किया जाता है। तो पानी के साथ और जिप्सम दोनों अगर मिल जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्नर के साथ जो है ये जो अभिक्रियाएं हो रही है, ये जो अभिक्रियाएं हो रही है आप देख सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके बारे में आपको फुल डिटेल के साथ आपको सब्जेक्टिव में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विस्थापन होगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में वो जो है, देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को भरसक पता होगा। आप मुझे कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। देखिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कि टमाटर में अम्ल जो है पाया जाता है वो कौन सा। तो देखिए ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल जो है पाया जाता है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि दही, नींबू, इमली ये किस पदार्थ है, ये कौन सी कैटेगरी के पदार्थ हैं। साथ ही बच्चों दही, इमली, टमाटर, प्याज, आलू, इन सभी चीज़ों में, ठीक है, कौन से अम्ल पाए जाते हैं, खास करके इमली में कौन से जो है अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 25 नंबर सवाल दिया गया है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो देखिए तनुकरण प्रक्रिया क्या होता है, ये मैंने आपको सब्जेक्टिव में बताया हुआ है। और तनुकरण में क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या होता है, वो OH आयन के साथ
OH माइनस आयन के साथ जो है सांद्र में कमी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, OH जो है ये क्या है, हाइड्रोजन आयन के साथ OH1 जो है आयन की सांद्रता में कमी होती है, जिसको हम लोग तनुकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण क्या होगा, AgBr, Ag+Br, ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है अपने कुटपाद से जो है भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है। तो अम्लीसीकरण जो है कौन करता है बच्चों, तो इसका आंसर होगा पीतरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो आम में, यहाँ पे देखिए जीव ना कहा गया है, तो जीव जो है इसमें तो अमीबा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमरबेल, कवक और ये अमीबा है, लेकिन यहाँ पे आम भी दिया है, तो ये आम जो है इसका सही आंसर होगा। आम जो है वे स्वपोषी पोषण है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, दिया गया है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है। तो श्वसन वर्णक जिसमें कि क्लोरोफिल होते हैं उसे श्वसन वर्णक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विक्राणु कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे विक्राणु। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको हम लोग कहते हैं अपोहन की प्रक्रिया, ठीक है, अपोहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि जनन का मूल घटना क्या है। तो जनन का मूल घटना होता है DNA की प्रकृति बनना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिया गया चित्र में, यानी दिए गए चित्र में किस प्रकार से प्रजनन को दर्शाता है। तो अब यहाँ पे जरा इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, एक जो है केंद्रक जो है, एक केंद्रक जो है कई केंद्रकों में ये जो है डिवाइड किया हुआ है। तो अगर दोस्तों एक केंद्र 1 से 2 से अधिक में डिवाइड होता है, बट जाता है, तो उसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुखंडन होगा। तो अब देख लेते हैं कि बहुखंडन जो है किस ऑप्शन में है। तो बहुखंडन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा बहुखंडन, ठीक है। अगला सवाल है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक और मादा के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, कौन सा हार्मोन जो है नियंत्रित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नियंत्रित कर रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 के W/m², ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, यानी कह सकते हैं कि 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर कि गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है। तो कितने का अंतर होता है। तो बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो बच्चों आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूँ ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से तैयार जरूर करेंगे। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों को वीडियो अब मिलने वाली है और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाला है। ठीक।